नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो मैसेज ला रहा हूँ, यह मोटर ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो जिन पॉलिसी पर रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज है, उन बीमा पॉलिसी के तहत जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है, उसमें किस तरीके का भ्रष्टाचार है या हो रहा है, उस विषय को उजागर उजागर करने के लिए ये वीडियो मैसेज है। तो इसको मैं एक एक अभी हाल फिलहाल में मुझको गुरुग्राम हरियाणा से एक साहब का फ़ोन आया था और जिनका बीमा क्लेम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसी से संबंधित है। तो मैं उसको रेफरेंस के तौर पे अपने इस वीडियो मैसेज में रखूँगा, आपको बताऊँगा किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है या हो रहा है। मैंने तो इसको हम शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत से वीडियो मैसेजेस और बहुत कुछ लिखा है फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, यानी कि जो गाड़ी टोटल लॉस नहीं होती या इंश्योर्ड भी नहीं चाह रहा होता, ओरिजिन का खर्चा जो इंश्योर्ड वैल्यू है, जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है आईडीवी या बीमित राशि कहिए, उसके 75% से ज़्यादा होने पर कोई भी गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। लेकिन जिनमें आरटीआई कवरेज नहीं होती, सामान्य कवरेज होती है और जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज है या नहीं भी है, तो बीमा कंपनी मुख्यतः प्राइवेट क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो वो मोटर ऑन डैमेज इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसके तहत जो ये क्लेम्स आते हैं मोटर ऑडी क्लेम, उनको जिनमें मेजर लॉस है या मेजर से भी मेजर ही मान लेते हैं चलिए, जिसमें 40%, 50%, 60% क्लेम आईडीवी का लॉस है, और उसको बीमा कंपनी इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम उसको दर्शाकर टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए दबाव बनाती है इंश्योर्ड पे, और करती भी है, और उसको मैं बहुत मैसेजेस में आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो आज का मैसेज है, ये इसके बिल्कुल उलट है। अगर अगर मोटर ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर्ड के पास जो है रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज है, तो फिर बीमा कंपनी अगर 75% ऑफ आईडीवी से भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसे में उनकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को मैं आपको, और इस सब में एक जो अप्रूव्ड सर्वेयर है उसकी भूमिका क्या रहती है, और जो मैंने देखा है, जाना है, समझा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मुझको लिखने का शौक है, तो मैंने एक मैसेज धूर्तता या मूर्खता भी लिखा था, और वो कार्यशैली को ही लेके था कि ये अगर हम किसी की गाड़ी जिसमें 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, और उसको उल्टे सीधे तरीके से रिपेयर बेसिस पे, पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए इंश्योर्ड पे दबाव बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, वो नियमों से परे हटकर बनाते हैं, तो ये धूर्तता है या मूर्खता है। ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके एक व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा था और बहुत सारे लोगों को साझा किया। तो ये उसी से मिलता जुलता वीडियो मैसेज है, उसी कड़ी में है। तो मैं इसको बताता हूँ साहब। तो मुझको जो अभी हाल फिलहाल में फ़ोन आया गुरुग्राम हरियाणा से, उनके पास होंडा अमेज गाड़ी थी, और उस होंडा अमेज गाड़ी की जो आईडीवी थी, वो 6,54,920 रुपये थी। ये शायद 2022 मॉडल गाड़ी थी। ये इसकी तीसरी बीमा पॉलिसी थी, और एक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी से इस गाड़ी का मोटर ऑन डैमेज इंश्योरेंस था, और इस पर रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज थी। रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज हर कंपनी की एक अपनी अलग अलग भाषा, ये कोई स्टैंडर्ड भाषा नहीं है कि सभी कंपनी की एक हो। सब बीमा कंपनी में जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी है उसकी भाषा तो एक है।
लेकिन ये जो एड ऑन कवरेज है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन लिया है, इनकी सबकी अपनी भाषा और अपने अपने नाम हैं। तो ये जो है, ये एक निजी क्षेत्र का बीमा था और उसी की रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज थी। इस कवरेज में के जो भाषा है वो भी मैं बता देता हूँ कि वर्क जब गाड़ी एक्सीडेंट होगी उस समय पे उस मेक मॉडल कार की जो ऑन रोड प्राइस होगा वो कंपनी उसकी उसकी कवरेज दे रही थी। यानी कि अगर ये 2.5 साल पहले ये गाड़ी खरीदी थी, उस समय इस गाड़ी का रेट अगर मान लीजिए 9 लाख था और आज की तारीख में 10.5 या 11 लाख है ऑन रोड प्राइस, तो बीमा कंपनी 10.5 लाख रुपए का क्लेम की कवरेज दे रही है। ऐसा रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज में इनकी लिखा हुआ है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। आईआरडीए की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ सबके मिल ये एड ऑन कवरेज की भाषा मिल जाती है, या आप बीमा कंपनी से भी मांग के इसको पढ़ सकते हैं। अगर कभी भी आपका आरटीआई से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, तो आपको पहले कवरेज पढ़ना चाहिए और फिर इंश्योरेंस कंपनी से सेटल करना चाहिए। तो यहाँ साहब अभी मैं इस मैसेज को पूरा करता हूँ। तो इनकी 6,54,920 रुपये इस गाड़ी की आईडी हुई थी। साहब ये गाड़ी को होंडा डीलरशिप पे लेके गए। होंडा डीलरशिप ने जितनी आईडी हुई थी लगभग उतने का 6 लाख 6.5 लाख के आसपास का एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया और ये टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम दर्ज किया। इंश्योरेंस कंपनी ने साहब पहले तो अपने एक इंटरनल जो सर उनके इन हाउस सर्वेयर जिनको बोलते हैं, जो अप्रूव सर्वेयर नहीं होते, उनसे गाड़ी का मुआयना किया कराया और फिर उनको लगा इसमें लॉस ज़्यादा है तो उन्होंने एक अप्रूव सर्वेयर को इसमें अपॉइंट किया, इंडिपेंडेंट अप्रूव सर्वेयर को। अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे किया साहब गाड़ी का। उसके कुछ दिन बाद गाड़ी यूं ही खड़ी रही। इंश्योर ने वर्कशॉप से पूछा कि भाई कितना खर्चा है। उन्होंने कहा साहब 6.5 लाख से भी ज़्यादा खर्चा इस गाड़ी में रिपेयर करने को आएगा, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है और इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स वो टूट गया है और ये रिपेयर नहीं होता और इस खुद इसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा है, शायद 2.5 लाख या 3 लाख कुछ इसके आसपास तो अकेले इसी का खर्च है। और बाकी जो और हैं तो ये सब खर्च मिला के लगभग 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा का ही खर्च आएगा। तो इसके बाद यानी कि इनको इंश्योर को पता चल गया इस गाड़ी की जितनी वैल्यू है उसके बराबर या उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही गाड़ी का रिपेयर खर्च था। सर्वेयर साहब ने साहब सर्वे किया। उसके काफ़ी दिन बाद सर्वेयर साहब ने इनको फ़ोन किया इंश्योर को। बोले साहब आपकी गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। उन्होंने कहा साहब ठीक है। बोले लेकिन आपको कंपनी जो क्लेम सेटलमेंट करेगी वो 7,40,000 रुपये करेगी और जिसमें 3 लाख रुपए की आपकी गाड़ी की कबाड़ बिकेगी, साल्वेज मिलेगा और शेष जो है 1,000 कट के 4,39,000 रुपये आपको बीमा कंपनी देगी। यानी बीमा कंपनी की लाइबिलिटी 4,39,000 आएगी। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस यानी टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट है। तो इन साहब ने कहा साहब मेरी गाड़ी तो रिटर्न टू इनवाइस है, तो ये 7,40,000 फिगर कहाँ से आई? ये तो गाड़ी आज की तारीख में 10.5 लाख या 11 लाख की है। अगर आप 10 लाख भी माने तो तब भी 740 तो काफ़ी कम है। उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो 740 में ही होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कंपनी आपको 10 लाख रुपए क्यों देगी, उनको तो नुकसान ज़्यादा आएगा, कंपनी तो अपना फ़ायदा देखेगी। तो इस तरीके से भी तो 4,39,000 आ रही है। और अगर मान लीजिए 10 लाख के हिसाब से देती है तो 3 लाख निकाला तो 7 लाख रुपए, यानी कि 7 लाख रुपए बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी आएगी। तो इससे अच्छा तो कंपनी गाड़ी फिर रिपेयर कराएगी आपकी, क्योंकि रिपेयर करने में आपकी गाड़ी का अगर 6.5 लाख रुपए खर्च है तो 6.5 लाख और 6 लाख के बीच माना उन्होंने। तो इसमें से साहब 1.5 पौने 2 लाख तो जीएसटी है। कंपनी जीएसटी को बाद में रिकवर कर लेगी, जो टैक्सेशन का नियम है जीएसटी क्रेडिट का जो नियम है उसके तहत वो अपना रिटर्न फाइल करके वापस ले लेगी।
तो बीमा कंपनी को तो 4.5 लाख रुपए ही खर्च होंगे। तो बीमा कंपनी 4.5 लाख खर्च करना पसंद करेगी या 7 लाख, तो इसलिए वो तो अपना फायदा देखेगी, तो वो आपको रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज के तहत कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम मानकर टोटल लॉस बेसिस पर इस क्लेम को सेटल नहीं करेगी। और तो ये ऑप्शन दिए उन्होंने, उनको मेल पर भी एक फॉर्मेट भेजा कि साहब आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और आप ये एक उन्होंने तय भाषा का एक फॉर्मेट उनको दिया कि ये आप एफिडेविट बना के 100 रुपये पे हमें दीजिए और हम क्लेम आपका सेटल करते हैं। तो इंश्योर्ड इससे सहमत नहीं था। इंश्योर्ड ने कहा फिर उसके बाद साहब उनसे कहा सर्वे रिपोर्ट कॉपी दो। तो उन्होंने कहा साहब, उन्होंने देने में थोड़ा आनाकानी की। उसके बाद इन्होंने मेल वगैरह की, तो सर्वेयर साहब ने साहब इनको सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। और ये सर्वे रिपोर्ट इंश्योर्ड ने मेरे साथ भी साझा की, मैंने देखा। और ये रिपोर्ट बीमा नियमों से परे थी। इसमें मतलब इसमें इन सर्वेयर साहब ने कैलकुलेशन किया, जिस दिन इन्होंने सर्वे किया उसी डेट की इनकी रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो एस्टीमेट में जो भी पार्ट्स थे उनको लिखा, जो भी डैमेज इनको लगे। और लेकिन उन पार्ट्स पे इन्होंने जीएसटी जो टैक्सेस हैं वो अप्लाई नहीं किए। और फिर इन्होंने उनका असेसमेंट किया। तो इनका जो इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने विदाउट टैक्स बनाई, जो असेसमेंट, वो रिपेयर बेसिस पे जो इन्होंने खर्च देखा, या जो कंपनी की लाइबिलिटी इन्होंने निकाली, वो 4,50,000 विदाउट जीएसटी निकाली। साथ में इन्होंने लिखा कि ये जो इसमें जो रिपेयर बिल है वो 6,51,000 समथिंग का बनेगा, यानी कि जो रिपेयर खर्च है वो 6,51,000 है। और इन्होंने पेएबल अमाउंट लिखा 4,50,000। तो ये पता नहीं कौन से इन्होंने तरीके से 4,50,000 की देनदारी निकाली। अगर ये अपनी सर्वे रिपोर्ट, जो पुरानी सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, तो जिसमें कंपनी की लाइबिलिटी निकालते हैं, तो सामने ये जो क्लेम सेटल करते हैं, इंश्योर्ड को जो पे करते हैं, उसमें जीएसटी तो इंक्लूड होता ही है। किसी भी पार्ट या लेबर की कीमत टैक्सेस को इंक्लूड करके ही होती है। तो ये इनकी रिपोर्ट बहुत अजीब थी। दूसरा, एक इनका क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफर देना, इस तरीके से नेगोशिएशन करना, ये भी बहुत अजीब था। अप्रूव सर्वेयर का काम ये नहीं है। अप्रूव सर्वेयर का काम है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेस करना, उस एडमिसिबिलिटी पर जो भी है रिमार्क देना और रिकमेंडेशन करना। लेकिन ये तो रिकमेंडेशन ना करके मोल भाव कर रहे थे, और बीमा कंपनी का फायदे के अनुसार क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। अप्रूव सर्वेयर का ये रोल नहीं है। अप्रूव सर्वेयर को बीमा कंपनी का फायदा नुकसान न देख के इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट करना है और रिकमेंडेशन करनी है। जो भी उपयुक्त मोड ऑफ सेटलमेंट जो भी हो, उसके लिए रिकमेंडेशन करनी है। अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, उसमें टैक्स तो शामिल होंगे ही होंगे। फ्यूचर में कभी बीमा कंपनी जीएसटी रिटर्न लेती भी है, अगर उसमें, तो वो फ्यूचर का मामला है। हम करंट वर्तमान में रिपोर्ट बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल रेगुलेशन 8 को ध्यान से पढ़ने, समझने, जानने की ज़रूरत है। यहाँ मूर्खता की हद है। अगर उसे उसे पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी पार्शियल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का जो निर्धारण करना है, जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा वाहन का रिपेयर खर्च लिखा हुआ है, ना कि पार्शियल लॉस में बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी या लाइबिलिटी या ये शब्द लिखे ही नहीं है। इसलिए ये यहाँ, चूंकि जो मैं खुद भी एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, मेरी फर्टर्निटी में लोग पता नहीं क्यों बहुसंख्यक लोग इसको जानना, समझना, पढ़ना ही नहीं चाहते कि वहाँ पे वाहन का रिपेयर खर्च लिखा है, वहाँ लाइबिलिटी शब्द नहीं है कि पार्शियल लॉस में लाइबिलिटी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन रिपेयर खर्च सेम होगा। और ये सब सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ही मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन रिपेयर खर्च फिक्स होगा, लेकिन लाइबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ ये जो सर्वेयर साहब हैं, इनकी रिपोर्ट, अगर मान लीजिए गाड़ी रिपेयर ही होती है,
इसको हम रिपेयर ही करा देते हैं। और ये 6,50,000 जो इन सर्वेयर साहब ने कहा कि साहब ये बिल्कुल एज इट इज जो इन्होंने किया कर, जब फाइनली जब वर्कशॉप को पेमेंट करेंगे या इंश्योर्ड को ही करेंगे, सपोज कीजिए जिसको भी करते हैं, क्या तब 6,50,000 एक्सेस क्लॉज काट के पेमेंट नहीं करेंगे? क्या उसमें जीएसटी का पेमेंट नहीं करेंगे इंश्योर्ड को? भाई एक जीएसटी जो वापस काम की तो एक सुविधा है जो सरकार ने दी हुई है, वो एक अलग है, उससे क्लेम का कोई लेना देना नहीं। खर्च खर्च तय करने का कोई उस जो सरकार की फैसिलिटी है उसका इस क्लेम से कोई ले, रिपेयर खर्च तो 75% से ज़्यादा ही है। और जो जब हम किसी चीज़ का खर्च कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी टैक्सेज हैं उनको तो शामिल करके ही गणना करेंगे हम। सर्वेयर जो भी कोई है, जो भी असेसमेंट करते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड करता ही करता है। तो अ, खर्च निकाल रहे हैं और उसमें टैक्स शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अजीब है। दूसरी चीज़ ये है कि यही बीमा कंपनी है जब पोस्ट कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वाले क्लेम आते हैं जिनमें ज़बरदस्ती प्रेशर बना, यही बीमा कंपनी उसमें तब जो पार्ट नहीं भी हो उनको भी शामिल करते हैं और फिर टैक्स भी शामिल करते हैं। तो और ये यही सर्वेयर भी होंगे। तो इस देख मतलब ये चलिए ठीक है, आपका किसी वजह से पॉइंट ऑफ ओपिनियन अलग ही मान लेते हैं, तो कम से कम एक जगह फिक्स तो रहिए। या तो ये मानिए कि सब हम टैक्स टैक्स इंक्लूड ही नहीं करेंगे, लेकिन जब वो करनी हो तो टैक्स इंक्लूड करेंगे, और जब जब आरटीआई कवरेज हो और टोटल लॉस नहीं करनी हो तो विदाउट टैक्स करेंगे। तो ये तो बड़ा ही दोहरापन है। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो कोई भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वाहन का रिपेयर खर्च है वो टैक्स के साथ ही होता है। अगर कोई आदमी कह रहा है टैक्स के साथ नहीं होता, तो मैं तो इसे मूर्खता ही कहूँगा। टैक्स के साथ क्यों नहीं होगा? जो बिल अमाउंट है वही तो वही लाइबिलिटी है, वही रिपेयर खर्च है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में। और तो मैंने इनसे कहा साहब आपको शिकायत करनी होगी जो इनको मैंने सलाह दी, या किसी के साथ भी कभी भी ऐसा आए तो एक तो सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगिए, बीमा कंपनी से ऑफर मांगिए। और अगर ये जो टैक्स वाली जो बात है ये भी कोई कह रहा है कि जबानी सर्वेयर साहब ने इनको कही है, तो उसके लिए बीमा कंपनी से कम्युनिकेशन कीजिए और पूछिए साहब क्या टैक्स लग के ये रेट नहीं होंगे, ये खर्च जो भी निकालना रिपेयर खर्च, और इसकी प्रॉपर शिकायत कीजिएगा। अगर आप शिकायत सही से करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि बीमा कंपनी आपको ये अपनी जिद छोड़, वैसे बीमा कंपनी ने कहीं नहीं कहा इसमें, सर्वेयर साहब ने जबानी कहा। जो जो उनकी सर्वे रिपोर्ट थी वो बहुत अजीब थी, उसमें कोई भी उन्होंने मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, और कहीं भी नहीं बताया कि ये इंश्योर्ड अगर एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के या टोटल लॉस के लिए उसने क्लेम किया है, रिक्वेस्ट की है या जो भी कुछ, और अगर वो नहीं है तो उसको रिपोर्ट में बताना चाहिए कि ये कैलकुलेशन की और इतने परसेंट इसका ये खर्च है, या 75% ऑफ आईडीवी से कम है तो पार्शियल लॉस क्लेम है, या ज़्यादा है तो ये एक टोटल लॉस क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है जो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगा। तो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट में कोई भी क्लेम के मोड ऑफ सेटलमेंट के ऑप्शन के लिए कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी डिटेल नहीं थी। तो बहुत आधी अधूरी या गलत नियत वाली ये सर्वे रिपोर्ट थी, कि बीमा कंपनी का पपेट बन के बनाई गई रिपोर्ट थी। यानी बीमा कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेके, स्टैंडर्ड पॉलिसी जो की जो भाषा है वो एक ही है, जनरल रेगुलेशन जो 8 है उसकी भाषा एक ही है। वो सब कोई सी भी बीमा कंपनी हो, सबका जो तरीका एक अप्रूव सर्वेयर को सेम ही होगा टोटल लॉस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस केस डिसाइड करने का। लेकिन यहाँ लोग बीमा कंपनी से पूछ के कि साहब ये फला कंपनी है, ये इसने ऐसा आदेश दिया है तो हमें उनके हिसाब से ऐसे रिपोर्ट बनानी है। तो मैं तो इसे मूर्खता या धूर्तता दोनों ही कहूँगा, जो सही नहीं है। लेकिन अगर आपका सामना ऐसी स्थिति परिस्थिति से हो रहा है तो आप राइटिंग में फाइट कीजिए, लिखिए, समझिए, जानिए और शिकायत कीजिए।
बहुत उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा। सही तरीके से, सही जगह पे प्रयास करेंगे तो बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो मैं आज का वीडियो में अपना मैसेज दे चुका हूँ और अब इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।